हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। फ्रेंड, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए डिस्कस करेंगे। और हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे समझो कि बैकबोन है आपके यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। तो इनके 1 बाय 1 यानी कि जो भी हमारा इनके बारे में फैक्ट हैं उनके लिए डिस्कस करने के बाद हम इनके वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो थ्योरी वाई है, यानी कि पूरा थ्योरी होगा, यानी कि जितना भी इनके थ्योरी वाई क्वेश्चन जो भी फैक्ट वगैरह हैं, डेट वगैरह, तो वर्क वगैरह हैं, वो सब इनका मतलब आज हम लोग फैक्ट को क्लियर कर लेंगे इनके थ्योरी वाई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा आज, बने रहिए हमारे साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, बहुत अच्छा लगने वाला है, बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट मिलने वाले हैं आपके लिए। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे इनके वर्क हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ये यानी कि पोइट ऑफ नेचर के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में हम लोग आगे चलते हैं क्या है। यानी हमारे वर्ड्सवर्थ साहब ने लगभग 1770 से लेकर के 1750 तक का टाइम पीरियड यानी कि में रहे थे, यानी कि इन्होंने पूरा किया था। 1770 से लेकर के 1850 तक के टाइम पीरियड में रहे थे ये, लगभग 80 साल तक, यानी कि कब कितना, लगभग 80 ईयर तक इन्होंने अपना क्या दिया था, योगदान दिया था। पोइट्री में ये बहुत बड़ा महारत रखते थे हमारे वर्ड्सवर्थ साहब, यानी कि पोइट्री में सबसे बड़ा योगदान दिया है इन्होंने, सबसे ज़्यादा पोइट्री ही लिखी हैं। और इन्होंने एक, कहने का मतलब मात्र एक इन्होंने प्ले लिखा है, वो भी इन्होंने एक पोइट्री वे में ही लिखा है, यानी वर्स में ही लिखा है इन्होंने। एक इनका वे है जो आपको पता होगा, द बॉर्डरर, क्या है, एक प्ले है इनका द बॉर्डरर, जो भी वर्ड्सवर्थ साहब ने कैसे लिखा है, वर्स में ही लिखा है, यानी पोइट्री वे में ही लिखा है। तो हम लोग जान सकते हैं इनके लिए कि एक ये पोइट माने जाते हैं हमारे वर्ड्सवर्थ साहब। कौन है, एक पोइट हैं। तो चलिए एक सीक्वेंस से, यानी कि एक बेसिक क्रम से चलते हैं हम लोग फ्रेंड। क्या है कि वर्ड्सवर्थ साहब हमारे जो हैं, इनके वर्थ की बात करें फ्रेंड, तो वर्थ क्या है, इनकी जो वर्थ है वो 7 अप्रैल, कितनी, 7 अप्रैल 1770 को हुई थी, यानी 7 अप्रैल 1770 को हुई थी। और ये इनकी वर्थ जो हुई थी फ्रेंड, कुकरमाउथ में हुई। कुकरमाउथ में हुई, कहाँ हुई, कुकरमाउथ में हुई। जो कि ये जो कुकरमाउथ है वो यानी कि डॉरवेंट, यानी कि ये डेरवेंट जो है एक नदी का नाम है। क्या है, डेरवेंट एक नदी है जो कम्बरलैंड में है। कहाँ है, कम्बरलैंड में है। इस नदी के किनारे ही, कहाँ, इस नदी के किनारे ही, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, यानी कि ये कहाँ पर पार्ट पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का पड़ता है, जिसे हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जानते थे। क्या जानते हैं, इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। तो ये जो है वर्ड्सवर्थ साहब का यहाँ कहाँ हुआ था, कुकरमाउथ में वर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था, कुकरमाउथ में हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। ये एक कहा जाए तो ये यानी कि डेरवेंट नदी के किनारे था। कहाँ था, डेरवेंट नदी के किनारे था। और जो कि एक कम्बरलैंड, यानी कि कम्बरलैंड का पार्ट होता है। कहाँ का है, ये कम्बरलैंड का पार्ट है, जो कि ये इंग्लैंड में है। कहाँ है फ्रेंड, इंग्लैंड में है। इस वाक को क्या कहते हैं फ्रेंड, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 7 अप्रैल 1770 को कुकरमाउथ यानी कि इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। और इसके बाद में इनकी डेथ की बात करें फ्रेंड, तो इनकी डेथ जो हुई थी फ्रेंड 23 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 23 अप्रैल 1850, यानी कि 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। और इनकी डेथ का जो रीज़न बताया जाता है वो प्लूरसी है। क्या है, ये जो एक रोग था प्लूरसी नामक रोग से इनकी डेथ हुई थी। ये रोग क्या था फ्रेंड, इनके जो फेफड़े थे ना, लंग्स थे, उन पर स्वेलिंग आ गई थी, यानी कि सूज गए थे, जिनके जो, जिससे क्या हो गया था, इनकी जो लंग्स की जो झिल्ली थी उसमें मेम्ब्रेन जो थी उसमें क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण ये क्या हो गया, 23 अप्रैल 1850 को एक्सपायर हो गए, जो कि लगभग इन्होंने अपनी 80 ईयर, कितनी, जो कि इन्होंने 80 साल, यानी कि
80 ईयर की आयु में, कितनी 80 ईयर की आयु में वो क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे फ्रेंड। तो एक चीज़ और बता दें आपको, जब इनकी 80 ईयर में ये एक्सपायर हो गए तो इनको वरीड किया गया। क्या किया गया इनको फ्रेंड, वरीड किया गया। तो जो वरीड किया गया यानी कि दफनाया गया, तो वो एक चर्च था जिसका नाम था सेंट ओसवाल्ड। क्या है, सेंट ओसवाल्ड नाम का एक चर्च था, जो आपका चर्च कहाँ था, ग्रासमेयर में था। कहाँ था, ग्रासमेयर में था, जहाँ पर इनके लिए वरीड किया, इंग्लैंड में ही, यानी कि ग्रासमेयर में इनके लिए वरीड कर दिया गया फ्रेंड। क्या था, यानी कि कितनी एज के थे ये, 80 ईयर की एज में। कब, 23 अप्रैल 1850 को इनकी किसके कारण डेथ हो गई थी फ्रेंड्स, प्लूरिसी नामक रोग से, यानी कि लंग्स पे स्वेलिंग के कारण, यानी कि जो मेम्ब्रेन थी, लंग्स की जो मेम्ब्रेन थी उस पर क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था फ्रेंड, जिस कारण उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी फ्रेंड। ठीक है, तो इनके लिए फिर क्या किया गया था, इनको वरीड किया गया ग्रासमेयर में। कहाँ, ग्रासमेयर में फ्रेंड एक क्या था, चर्च था। ये ग्रासमेयर था, इसमें क्या था, एक चर्च था, और उस चर्च का नाम था फ्रेंड सेंट ओसवाल्ड। क्या है, सेंट ओसवाल्ड नाम का एक चर्च था, वहाँ पर इनके लिए क्या कर दिया गया, वरीड कर दिया गया था, यानी कि कहाँ, ग्रासमेयर में। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ याद रखना, सेंट ओसवाल्ड चर्च यानी कि ग्रासमेयर में इनको वरीड किया गया था। बात करें तो इनके पेरेंट्स की बात करें फ्रेंड, तो इनके फादर का जो नाम था वो जॉन वर्ड्सवर्थ था। क्या नाम था, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे। क्या नाम था, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ जेम्स लॉथर, यानी कि जेम्स लॉथर के यहाँ ये क्या थे, एक लॉयर थे, वकील थे। क्या थे, एक लॉयर थे, जो कि बाद में ये अर्ल ऑफ, यानी कि जेम्स लॉथर, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट होती थी। क्या होती थी, ये गवर्नमेंट पोस्ट होती थी। इसके कुछ दिन के बाद इनको लिए क्या करा गया था, फर्स्ट यानी कि पहला अर्ल ऑफ लैंसडेल बनाया गया। क्या बनाया गया, पहला अर्ल ऑफ लैंसडेल बनाया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट थी, इस पे इनके लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद इनकी माता की बात करें तो इनकी मदर जो थी उनका नाम था एन कॉक्सन। क्या नाम था, इनकी मदर का नाम था जो एन कॉक्सन था, यानी कि फादर जो थे जॉन वर्ड्सवर्थ थे और मदर जो थी वो एन कॉक्सन थी। तो फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे। और इनके लिए क्या था, पहले जेम्स लॉथर में क्या किया गया था, इनके लिए एक लॉयर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके कुछ दिन के बाद में क्या किया गया था कि ये क्या हो गए थे, फिर अर्ल ऑफ लैंसडेल बने, जो पहले अर्ल ऑफ लैंसडेल बने थे ये वर्ड्सवर्थ। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करें एजुकेशन की बात करें तो इनके लिए हॉक्सीड में एक ग्रामर स्कूल था, यानी कहाँ था, हॉक्सीड में एक ग्रामर स्कूल था, जहाँ पर इनके लिए एनरोल्ड कराया गया था, यानी कि ग्रामर स्कूल में भेजा गया था, जो कि एक यूनिवर्सिटी थी कैम्ब्रिज की, उसी में आता था, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आता था। फिर इसके बाद में क्या किया गया था, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, इनके बाद में इनके लिए सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भेजा गया है, यानी कह रहे हैं हॉक्सीड ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट जॉन्स कॉलेज, जिसका नाम जो पूरा नाम जो था वो सेंट जॉन्स कॉलेज था। क्या था, सेंट जॉन्स कॉलेज था, जो कैम्ब्रिज में था, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिससे ग्रामर स्कूल जाना जाता था, जहाँ ग्रामर वगैरह सिखाई जाती थी। इनकी बात करें फ्रेंड क्या है कि इनके लव अफेयर की बात करें फ्रेंड, तो इनकी लव अफेयर जो था बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। एक छोटा सा एक शॉर्ट अफेयर रहा था, यानी कि मैरी एस्थवेट के साथ में। एक इनके अफेयर के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, बस इतना बताया कि एक शॉर्ट अफेयर था, एक शॉर्ट छोटा सा अफेयर था। वो किनके साथ में था, मेरी एस्थवेट के साथ में था। फिर इसके बाद क्या बात करें कि इनके अफेयर के कुछ दिन के बाद, इनके अफेयर के बाद में क्या रहा ये कि नवंबर 17 91 में, कब, नवंबर 17 91 में वो फ्रांस घूमने गए थे, विजिट करने गए थे, विजिटेड फ्रांस। कहाँ गए थे, फ्रांस घूमने गए थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी एक फ्रेंच वूमेन से। एक फ्रांस की लेडी थी, फ्रेंच वूमेन जो थी
थी जिनका नाम था फ्रेंड एनिट वेलन, यानी कि एनिट वेलन जो था नाम, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। यानी कहने का मतलब एक छोटा सा लव अफेयर था, किसके साथ में, मैरी एस्टविट के साथ में फ्रेंड। फिर उसके बाद में ये क्या है कि लगभग 1791 में 1791 में यानी नवंबर 1791 में ये फ्रांस घूमने गए थे, यानी कि विजिटेड करने गए थे। कहाँ गए थे फ्रेंड, फ्रांस गए थे, जहाँ पर एक एनिट यानी कि एक वुमेन मिली जिनका नाम था, यानी फ्रांस में ही एक वुमेन मिली जिनका नाम था एनिट वेलन। जो एनिट वेलन थी, इनसे इनको प्यार हो गया। क्या हो गया, यानी कि इनसे इनको क्या हो गया, प्यार हो गया, यानी फेल इन लव विद, यानी कि क्या हो गया, ये इनसे प्यार में यानी कि हो गए, यानी कि इनसे क्या हो गया, प्यार हो गया। किनसे हो गया लव अफेयर में, सबसे इनका महत्वपूर्ण जो लव अफेयर था ये एनिट वेलन था, इन्हीं से हुआ था। देखो ये 2009 में पूछा भी गया है, टीजीटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्या हुआ, जब इनका लव अफेयर इनसे चलने लग गया तो लगभग 1792 की बात है, जब इनसे एक बेटी का जन्म होता है। क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है कैरोलिन। यानी कि एनिट वेलन से शादी नहीं की इन्होंने थी, लेकिन बस इनका लव अफेयर चल रहा था। लव अफेयर के बाद में क्या हो गई कि ये फ्रांस में थे वहाँ उस समय, तो 1791 में इनका नवंबर में चला था, तो लगभग 1-2 महीना बचा था। उसके बाद में क्या हो गया, 1792 आ गया, और फिर क्या होगा, एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था कैरोलिन। इनकी तो पूछा जाता है कि एनिट वेलन से जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम क्या था, कैरोलिन था। फिर ये जो कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि ये लोग अलग हो गए, यानी कि एनिट वेलन और वर्ड्सवर्थ अलग हो गए। और वो क्या कारण था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, यानी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक वार चल रहा था। क्या चल रहा था, वार चल रहा था, जिस कारण ये क्या हो गए, वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ा। फ्रांस से क्या होना पड़ा, इन्हें वापस आना पड़ा फ्रेंड। इनकी जब इनके बीच में इनकी एक विवाद चल रहा था फ्रांस के और ब्रिटेन के बीच में, तो इन्हें क्या हो गया, वापस आना पड़ा फ्रेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर इनके बाद में क्या करते हैं, जब ये वापस आते हैं, फिर इनकी यानी कि फिर दोबारा से फिर वापस जाते हैं, फिर वापस दोबारा से जाते हैं, लेकिन उसके दोबारा से वापस जाते हैं, फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर क्या होता है कि 4 अक्टूबर को, यानी कि कितनी 4 अक्टूबर 1802 के लिए ये शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और ये शादी किसके साथ में करते हैं फ्रेंड, वो करते हैं मैरी हचिंसन के साथ। यानी कि इनका लव अफेयर एनिट वेलन के साथ चला, लेकिन शादी किनसे कर ली इन्होंने, मैरी हचिंसन से आके शादी की। और ये जो शादी थी, ये शादी इन्होंने उनसे परमिशन लेके, एनिट वेलन से परमिशन लेके ही की थी, यानी उनसे पूछने के बाद। तो इन्होंने जो मैरी हचिंसन जो थी वो इनकी स्कूल फेलो थी। कहाँ थी, उनके स्कूल में पढ़ती थी, उनके साथ पढ़ती थी, इनके कुछ रिलेशन में भी थी। ये जो मैरी हचिंसन थी जो इनके कुछ रिलेशन में भी थी, जो कि इनका स्कूल था पेनरिथ, जिसका नाम था, कहाँ था ये, पेनरिथ में था स्कूल, जहाँ पर ये पढ़ती थी इनके साथ में। वहाँ पर ये क्या काम करते हैं, इनके साथ में इनके साथ की रही थी। लेकिन फिर इसके बाद में ये क्या करते हैं, 1802 में इनसे ही ये क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इनके कुछ रिलेशन में ही थी ये बताया जाता है। इसके बाद में वर्ड्सवर्थ के कुछ ऑनर वगैरह भी मिले इनके लिए। तो इन्हें एक फ्रेंड वर्ड्सवर्थ को एक डिग्री मिली थी, जिस डिग्री का नाम इन्होंने रखा था ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ। यानी कि ये जो डिग्री थी वो ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ, ये इनको वर्ड्सवर्थ को मिली थी, जो 1838 को, यानी कि 1838 को, यानी कि 1838 को इन्हें ये डिग्री मिली थी। कब मिली थी, 1838 को इन्हें एक डिग्री मिली। और जिस डिग्री का नाम क्या था, क्या नाम था, इनकी ये रहा, इनकी 1838 में वर्ड्सवर्थ को ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ की डिग्री मिली थी, जो इनके लिए एक यूनिवर्सिटी ने दी थी। और उस यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम था। और इसके जस्ट 1 साल बाद, इसके जस्ट बाद क्या हुआ, एक फिर से यही सेम डिग्री मिली, यानी कि ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल की डिग्री इन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में दी। यानी कि ये सम्मान दिया 1839 में। कब, 1839 में दिया था, जो कि
वो यूनिवर्सिटी जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड थी। पहले डरहम यूनिवर्सिटी ने 1838 में, इसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने 1839 में इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ की डिग्री दी थी फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद में बात करें तो 1842 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इन्हें अवार्ड दिया। कब? 1842 में, यानी कि अवार्डेड किया, यानी कि अवार्ड दिया, जिस अवार्ड के लिए बोला जाता था कि सिविल लिस्ट पेंशन। इनके लिए उस अवार्ड के अंतर्गत इन्हें सिविल लिस्ट पेंशन में इनके लिए इंक्लूड कर दिया। किसमें? सिविल लिस्ट पेंशन में इनके लिए इंक्लूड कर दिया, जहाँ पर इनके लिए कुछ पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगा। वो वेतन क्या था इनका? जो था इनका 300 पाउंड, सॉरी 300 पाउंड्स था, जो कि पर ईयर मिलता था इनके लिए। एक साल में 300 पाउंड इनके लिए मिलते थे, जो कि सिविल लिस्ट पेंशन में मिलते थे, जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा मिलता था। इनके लिए एक अवार्ड था 1842 में, सिविल लिस्ट पेंशन में इनके लिए इंक्लूड किया गया था। कब? 1842 में। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। इनके लिए पोइट लॉरिएट बनाया गया था। ये पोइट लॉरिएट भी रहते फ्रेंड। पोइट लॉरिएटशिप की बात करें तो ये 1843 में, कब? ये 1843 में ये पोइट लॉरिएट बनते हैं, जो कि 1850 तक रहते हैं टिल डेथ, यानी कि डेथ के बाद ही इनसे चली जाती है डिग्री। यानी कि ये कब तक रहती है? 1843 में आती है और 1850 तक ये रहे थे। 1850 में इनकी क्या हो जाए? 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ ही हो जाती है फ्रेंड। तो बात करें आगे क्या है कि वर्ड्सवर्थ जो थे पोइट लॉरिएट कब बने थे? 1843 में। कब? 1843 में। बात करें तो ये किसके बाद बने थे? तो ये रॉबर्ट सदी थे, जो रॉबर्ट सदी थे इनकी डेथ के बाद बने थे ये। यानी कि जब रॉबर्ट सदी की डेथ हो जाती है, उसके बाद को पोइट लॉरिएट किनके लिए बनाया जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखना है। रॉबर्ट सदी की डेथ के बाद में इनके लिए बनाया जाता है। और बात करें तो ही इनिशियली, यानी कि उन्होंने प्रारंभ में ये डिग्री लेने से मना कर दिया। क्या कर दिया था? इन्होंने मना कर दिया था। और उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने कहा ही वाज टू ओल्ड। उन्होंने इस बात से नकार दिया, उन्होंने इसको मना कर दिया ये डिग्री लेने से। और उन्होंने ये बात बोल दिया था ही वाज टू ओल्ड, यानी मैं अब बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मुझे किसी भी डिग्री की कोई भी नीड नहीं है। तो उन्होंने ये पोइट लॉरिएट बनने से यानी कि मना कर दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ? इन्होंने बाद में क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड। ये एक्सेप्ट जो किया था, एक प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील। कौन थे? रॉबर्ट पील थे, प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील के कहने पे ये डिग्री को यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा था? रॉबर्ट पील ने इनसे कहा था, यानी कि उन्होंने ये कहा यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। यानी कि उन्होंने कहा कि ये डिग्री लेने के बाद, यानी कि ये सम्मान लेने के बाद में आपके लिए किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आप ये सम्मान ले लीजिए। तो इनके कहने पर इन्होंने क्या किया था कि इसको ले लिया, यानी कि ये पोइट लॉरिएट बन गए थे। लॉरिएटशिप ले ली। फिर जब पोइट लॉरिएट बन गए 1843 में, तो ये एक ऐसे कहा जाता है कि पोइट लॉरिएट बनने के बाद में क्या होता है कि जो भी पोइट लॉरिएट बनता है वो क्या करता है, फिर गवर्नमेंट के लिए, उस सरकार के लिए जो कुछ भी होता है लिखता है, उस गवर्नमेंट की भलाई में लिखता है, उस गवर्नमेंट के लिए ही कोई ना कोई वर्क जो भी लिखता है वो उस गवर्नमेंट के लिए ही लिखता है, उस सरकार के लिए ही लिखता है। लेकिन ये आपके वर्ड्सवर्थ साहब जो थे वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। तो ये एकमात्र ऐसे पोइट लॉरिएट थे जिन्होंने पोइट लॉरिएट बने हुए कोई भी वर्क नहीं लिखा, कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं लिखा था। ये मात्र एक इकलौते ऐसे पोइट लॉरिएट थे। तो यानी कि नो ऑफिशियल वर्क, देखो नो ऑफिशियल वर्स, यानी कि कोई भी इन्होंने राइट नो ऑफिशियल वर्सेस, यानी कि देखो राइट नो ऑफिशियल वर्सेस, यानी कि इन्होंने कोई भी ऐसा वर्क नहीं लिखा था जिस समय ये पोइट लॉरिएट थे फ्रेंड। हम बात करें इनकी ऑक्यूपेशन की, तो ऑक्यूपेशन में बात करें तो ये एक पोइट थे और एक ये क्रिटिक के रूप में भी जाने जाते हैं।
यानी इनके ऑक्यूपेशन की बात करें फ्रेंड तो ये क्या थे, एक रोमांटिक पोइट थे। कैसे थे, रोमांटिक पोइट थे। और ये क्या थे, क्रिटिक थे। क्या थे, एक क्रिटिक थे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। इनके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके बारे में, तो ये चीज़ें आप लोग देखो। आगे कह रहे हैं ये सर्वे ऑफ ऑथर्स लाइफ, यानी कुछ थोड़ा बहुत इनके लाइफ के बारे में कुछ देखें। जैसे बात करें तो ही वाज द सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी कि ये दूसरे नंबर के, यानी कि दूसरे नंबर की संतान थे अपने माता पिता की। यानी इनके 5 भाई बहन थे। ये कितने भाई बहन थे, 5 भाई बहन थे। वर्ड्सवर्थ साहब कितने भाई बहन थे, 5 भाई बहन थे। लेकिन इनमें से ये कौन से थे, दूसरे नंबर के थे फ्रेंड। वर्ड्सवर्थ कौन से नंबर के थे, यानी कि सेकंड नंबर के। कौन से नंबर के थे, सेकंड नंबर के थे। इनके कितने भाई बहन थे फ्रेंड, 5 थे। कितने थे, 5 थे। जिनमें से इनके भाइयों की बात करें तो देखो जॉन, इनके फादर की नाम बात करें तो जॉन वर्ड्सवर्थ थे, और इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर एन कोक्सन थी। इनके भाई बहनों की बात करें तो इनके नाम दिए हैं हमें, नीचे देखते हैं। देखो क्या क्या नाम है इनके। देखो एक तो इनकी रिचर्ड था, एक इनकी जो डॉरथी थी जो इनके साथ में रहती थी, एक इनका जॉन था भाई, और एक क्रिस्टोफर था। ये क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है, ये क्रिस्टोफर इनके भाई अलग थे। ठीक है, 4 तो ये हो गए। 5वें नंबर आप अपना थे, खुद थे, यानी कि वर्ड्सवर्थ साहब थे, जो कि वर्ड्सवर्थ क्या थे, दूसरे नंबर के थे। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ ध्यान देना है, वर्ड्सवर्थ साहब थे दूसरे नंबर के थे। बात करें तो 1778 में इनकी जो मदर थी एन कोक्सन, कौन थी, एन कोक्सन जो थी, इनकी जो मदर थी एन कोक्सन फ्रेंड, तो इनकी डेथ हो गई थी 1778 को, यानी कि इनकी डेथ हो गई 1778 को इनकी मदर की। तो जब इनकी मदर जो थी वो एक्सपायर हो गई 1778 को, इसके बाद में आफ्टर 1 ईयर 1779 के लिए इनको कहाँ, स्कूल में, हॉक्सीड स्कूल, जो कहाँ था, स्कूल इन हॉक्सीड। इस हॉक्सीड में एक ये स्कूल था, यानी कि ब्लेस, जो कि इनके लेक डिस्ट्रिक्ट ब्लेस का ही ये स्कूल था। कहाँ का था ये, लेक डिस्ट्रिक्ट का। कहाँ का था, लेक डिस्ट्रिक्ट का था, जहाँ पर इनके लिए एनरोल करा दिया, इन्हें भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, जो ग्रामर स्कूल के नाम से जाना जाता था। क्या, ग्रामर स्कूल के। इसके बाद में बात करें तो 1787 यानी 1787 में इन्होंने सेंट जॉन्स स्कूल यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। यानी कि इसके बाद में ये यूनिवर्सिटी में गए। कहाँ गए ये, हाँ ये यूनिवर्सिटी में गए थे 1787 में। कब, 1787 को इन्होंने एनरोल्ड हुए थे। कहाँ, सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर इन्होंने एक पहला अपना राइटिंग पीस यानी कि एक वर्क लिखा था, जिसके लिए इन्होंने पब्लिश कराया। यानी कि जो भी वर्क जो था वो एक सोनेट था। क्या था, एक सोनेट था। उसको इन्होंने पहली बार जो पब्लिश कराया था द यूरोपियन मैगजीन में इन्होंने पब्लिश कराया। यूरोप की एक मैगजीन थी, द यूरोपियन मैगजीन के नाम से आती थी। जब ये सेंट जॉन स्कूल में यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसी समय इन्होंने एक यूरोपियन मैगजीन में एक अपना सोनेट पब्लिश कराया था फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1791 यानी 1791 में इनके लिए एक डिग्री मिली बैचलर की। कौन सी, बैचलर्स डिग्री इन्होंने कब प्राप्त की, यानी कि 1791 में इन्होंने बैचलर की डिग्री यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर ली। यानी कि 1791 में इन्होंने अपना बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में ये नवंबर में ये फ्रांस चले गए। 1791 के नवंबर में, यानी कि हमने बताया पीछे भी था आपको, यानी कि नवंबर 1791 में ये फ्रांस को घूमने चले गए। कहाँ चले गए, घूमने चले गए, जहाँ पर इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए फेस किया, विटनेस्ड किया। यानी कि उस समय क्या हो रहा था फ्रांस में, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रांस क्रांति चल रही थी, कुछ डिस्प्यूट हो गया था, वहाँ पर विवाद चल रहा था। इसके ये क्या थे, उस समय ये वहाँ पर थे। ठीक है, जब गए थे। तो आगे बात करें फ्रेंड, यानी कि फिर उसके बाद में वहाँ जब पहुँचे थे तो ये एक फ्रेंच वुमेन से मिले। कहाँ, फ्रांस की लेडी से मिले, जिसका नाम था एनिट वेलन, और जिसके ये प्यार में गिरफ्तार हो गए फ्रेंड। यानी इनसे इन्हें क्या हो गया, इन्हें प्यार हो गया। किनसे, एनिट वेलन से। कहाँ की थी ये फ्रेंड,
फ्रांस की थी, ठीक है, इनसे इनको प्यार हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या हुआ, ऑन 29 जनवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। और उन्होंने क्या किया, 29 जनवरी 1793 को, कब, 29 जनवरी 1793 को उन्होंने एक अपना पहला पोइट्री कलेक्शन, अपना एक पहला पोइट्री कलेक्शन जो कि एन इवनिंग वॉक के नाम से जाना गया। यानी कि इन्होंने क्या काम किया कि 29 जनवरी 1793 को अपना पहला पोइट्री कलेक्शन पब्लिश किया जिसको एन इवनिंग वॉक के नाम से जाना गया। और एक और था जिसका नाम था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, यानी कि एक और था, यानी कि एन 1700 यानी कि 29 जनवरी 1791 को एक इन्होंने एक वर्क अपना जो पोइट्री कलेक्शन था एन इवनिंग वॉक, और एक दूसरा जो था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इसके उन्होंने क्या किया था कि पब्लिश किया। बात करते हैं कि आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दीज कलेक्शन ऑफ पोइट्री एस.टी. कॉलरिज सॉ द प्रोनाउंस्ड इमर्जेंस एंड ओरिजिनल पोइटिकल जीनियस इन वर्ड्स। अब उन्होंने जब ये एस.टी. कॉलरिज, कौन थे, एस.टी. कॉलरिज साहब थे, उन्होंने इनके ये वर्क को देखा और उसके बाद में कहा कि वर्ड्सवर्थ में वर्ड्सवर्थ साहब में वास्तविक ओरिजिनल, बिल्कुल वास्तविक पोइटिकल बुद्धिमत्ता है। क्या है, पोइटिकल बुद्धिमत्ता है, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो है बहुत अच्छा पोइट्री लिखते हैं और वो इनके फ़ैन हो गए। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब पोइटिकल जीनियस बताया था इनको लिए, ओरिजिनल पोइटिकल जीनियस वर्ड्सवर्थ साहब ने बताया जब इनके दो वर्क यानी कि दो पोइट्री कलेक्शन आए थे, कौन कौन से, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो कि 29 जनवरी 1793 को आए, इसको देखने के बाद बोला था। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें तो 1795 में उन्होंने एक लीगेसी रिसीव की थी जो कि इनके एक थे, यानी कि रिजली कैल्वर्ट थे। कौन थे, एक रिजली कैल्वर्ट थे जिन्होंने इनके लिए एक लीगेसी दी, यानी कि एक पैसा दिया जिसे धरोहर के रूप में मानी जाए। तो ये कौन थे, रिजली कैल्वर्ट थे, जिन्होंने 900 पाउंड्स की लीगेसी दी थी इनको 1795 में। कि 1791 में उनको जो लीगेसी मिली थी 900 पाउंड्स की, वो रिजली कैल्वर्ट के द्वारा मिली थी। फ्रेंड ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड सेटअप, और इसके बाद में जब इन्हें इतनी बड़ी लीगेसी मिली तो ये क्या हो गए कि इस डॉर्सेट में सेटअप हो गए, यानी कि वहाँ रहने लग गए। कहाँ, डॉर्सेट में रहने लग गए, जो कि इंग्लैंड में था। कहाँ था, इंग्लैंड में था। और अपनी सिस्टर के साथ, किसके साथ में, अपनी सिस्टर के साथ में, जिनका नाम था डोरोथी, इनके साथ में ये रहने लग गए। फिर जब ये डॉर्सेट में रहने लग गए, हाउस इन डॉर्सेट में रहने लग गए, तो उसी साल क्या हो गए, ये एस.टी. कॉलरिज से फिर ये मिले। इनकी फिर क्या हुई, इनकी मुलाकात हुई किन के साथ में फ्रेंड, ये एस.टी. कॉलरिज से मिले थे। और ये कहाँ मिले, समरसेट में मिले। कहाँ मिले बेटा फ्रेंड, ये मिले समरसेट में। इनकी मुलाकात हुई सैमुअल टेलर कॉलरिज से, जिनके साथ में इन्होंने एक साझा वर्क पब्लिश किया था जो कि इनका बहुत ही फेमस वर्क था। आप जानते हैं फ्रेंड, लिरिकल बैलेड्स। क्या चीज़, लिरिकल बैलेड्स, जो 1798 में आया था, जिसमें कॉलरिज साहब की 4 पोएम थी एंड 19 पोएम किनकी थी, आपकी वर्ड्सवर्थ साहब की थी, जो कि टोटल उसमें पोएम्स 23 थी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे बात के लिए। आगे चलते हैं। जबकि बात करें तो इनकी पहले जो मीटिंग थी वो 1795 यानी अगस्त 1795 में ही हो चुकी थी। इनकी वास्तविक मीटिंग जो थी इनकी अगस्त 1795 में हुई, जो कि कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। बात करें फ्रेंड तो लगभग 1795 से 97 के बीच में जो उनकी सिस्टर थी, यानी कि एंड हिज सिस्टर डोरोथी मूव्ड टू Residon Dorset, where they lived for near 2 years. During his period, Wordsworth composed his tragedy The Border. इसके बाद में बात करें तो 1795 से 1797 के बीच में ये रिसिडॉन में घूमने गए, यानी कि
डॉर्सेट यानी कि अपनी कहाँ अपनी डॉरथी सिस्टर के साथ में, जो कि डॉर्सेट में था जहाँ ये रह रहे थे। इसके लगभग 2 साल के बाद में यानी कि लिव्ड फॉर नियरली 2 ईयर्स, जहाँ लगभग 2 सालों तक रहे। और उस समय इन्होंने एक प्ले लिखा था अपना, क्या लिखा था, प्ले लिखा था, और उस प्ले का नाम था द बॉर्डर्स। क्या नाम था, द बॉर्डर्स था। और ये जो बॉर्डर्स जो प्ले था इन्होंने फ्रेंड, ये इन्होंने एक जो लिखा था, एक शासनकाल जो चल रहा था वो हेनरी थर्ड का था। क्या चल रहा था, हेनरी थर्ड का शासनकाल चल रहा था फ्रेंड। इनके शासनकाल में, हेनरी थर्ड के शासनकाल में इन्होंने लिखा था, जो कि इंग्लैंड के राजा थे उस समय ये। और ये जो इन्होंने वर्क लिखा था वो वर्स में था। कैसे था, वर्स में लिखा हुआ था, यानी कि पोइटिक वे में लिखा हुआ था। बात करें तो 1797 में उनकी जो सिस्टर डॉरथी थी तो वो अल्फॉक्सन हाउस घूमने गई। कहाँ गई, अल्फॉक्सन हाउस घूमने गई, जो कि कहाँ था, समरसेट में, जस्ट ए फ्यू माइल, जो कि कुछ ही दूरी पर था। किससे कुछ दूरी पर था, वो कॉलरिज के घर से। कहाँ से, यानी कि नीदर स्टोवी, यानी कि कॉलरिज के घर से कुछ ही दूरी पर उनका घर था, जहाँ पर वो घूमने गई थी फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी जिसका नाम था पीटर वेल। क्या नाम था, पीटर वेल, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी पीटर वेल। जो ये पीटर वेल जो लिखी थी वो जो कॉलरिज साहब थे, यानी कि राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर लिखी थी। इसका इसे राइवल माना जाता है। इनका क्या माना जाता है, इसका आंसर यानी कि इसका रिप्लाई माना जाता है। पीटर वेल जो लिखी थी वो कॉलरिज साहब की द एंशिएंट मेरिनर का यानी कि रिप्लाई था, इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, आगे बात करें तो 1798 में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज क्या हो गए, प्रोड्यूस, यानी कि इन्होंने एक लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था जो मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म के रूप में जाना जाता है। इसमें से बात करें फ्रेंड तो कॉलरिज साहब ने 4 पोएम लिखी थी और वर्ड्सवर्थ साहब ने 19 पोएम लिखी थी। ठीक है फ्रेंड, और बात करें तो इनके कई सेकंड यानी कि 4 फोलियो आए थे। तो इनका जो सेकंड फोलियो यानी कि पहला फोलियो जो आया था 1791 में 1798 में आया था। जो इनका सेकंड फोलियो आया फ्रेंड वो 1800 में, एडिशन जो आया 1800 में आया था, जिसमें इन्होंने कुछ इंक्लूड किया था जिसका नाम क्या जाना जाता था फ्रेंड, आप देखें प्रीफेस। क्या था, यानी कि उसमें क्या इंक्लूड किया था, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया था प्रीफेस। क्या चीज़ इंक्लूड किया था, प्रीफेस, यानी डिटेलिंग द पियर्स एवोवर्ड पोइटिकल प्रिंसिपल्स। यानी कि इसके बाद इनका थर्ड एडिशन जो आया फ्रेंड वो आया 1802 में, यानी 1802 में आया था, जिसमें एक टाइटल जोड़ा था इन्होंने, वो टाइटल था अपेंडिक्स। क्या जोड़ा था, अपेंडिक्स, यानी कि इन्होंने सेकंड जो एडिशन आया उसमें इन्होंने अपेंडिक्स जोड़ा था। यानी कि इसके बाद में टाइटल्ड पोइटिक डिक्शन इन विच एंड ही एक्सपेंडेड द आइडियाज सेट फोर्थ इन प्रीफेस, यानी कि ये फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वार्ड पब्लिश 1805। और इनका लिरिकल बैलेट्स का जो चौथा वर्जन या फाइनल आया था वो इनका 1805 में आया था, 1805 में आया था। बात करें तो फिर और बात करते हैं, लगभग ये बात करते हैं 1799 की, यानी कि इन 1799 ही अलॉन्ग विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ ये घूमने गए थे। कहाँ, यानी कि मूव्ड बैक, यानी वापस आ गए थे 1799 में। ये वापस आ गए, कहाँ आ गए, लेक डिस्ट्रिक्ट, अपने होम टाउन लेक डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे वापस अपनी सिस्टर के साथ, यानी घूम गए के 1799 में अपनी सिस्टर डॉरोथी के साथ घूम घाम के कहाँ आ गए, ये लेक डिस्ट्रिक्ट आ गए। फिर आगे बात करते हैं एंड सेटल्ड, और ये सेटल हो गए कहाँ, डब कॉटेज में, यानी कि ये डब कॉटेज में ये रहने लगे, और जो कि इनका विलेज ग्रेसमेयर में था। कहाँ, ग्रासमेयर में था, इनकी इनके विलेज ग्रासमेयर में डब कॉटेज था, जहाँ ये रहने लग गए। कब, 1799 में आके। इसके बाद में बात करते हैं कि 1802 में इन्होंने डॉरोथी ट्रेवल्ड टू फ्रांस। फिर इसके बाद ये 1802 में क्या होती हैं, अपनी डॉरोथी के साथ में, यानी कि 1802 ही एंड डॉरोथी ट्रेवल्ड टू फ्रांस, और फिर ये क्या होते हैं, फ्रांस को जाते हैं, दैट ही कुड मीट हिज डॉटर, और वहाँ क्या करते हैं, अपनी बेटी कैरोलिन से मिलते हैं, मेक अरेंजमेंट, और वहाँ पर क्या करते हैं, इनके लिए एक अरेंजमेंट कराते हैं, फॉर हर सपोर्ट विद
एनेट बेलन, और जिससे क्या हो, एनेट बेलन को कुछ सपोर्ट मिल सके। यानी कि बात कहने का मतलब है कि 1802 में ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में दोबारा से ये फ्रांस विजिट करते हैं, जहाँ पर जाकर के वो अपनी बेटी कैरोलिन से मिलते हैं और मिलके वहाँ पर इन कैरोलिन की शादी के लिए कुछ डिपॉजिट और एनेट बेलन के खर्चे के लिए भी कुछ डिपॉजिट करते हैं और इनसे परमिशन लेकर के, और ये क्या करते हैं, बाद में वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद में फिर ये क्या करते हैं कि मैरी हचिंसन से, जो इनकी क्लासमेट थी यानी कि स्कूल मेट थी, जिनसे क्या करते हैं यानी कि मैरिड मैरी हचिंसन से क्या करते हैं, ये शादी कर लेते हैं, जो कि इनकी स्कूल मेट थी फ्रेंड, ठीक है। फिर लॉन्ग टाइम फ्रेंड, फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि 1805 में फिनिश्ड हिज पोएम, उन्होंने एक वर्क लिखा था, पोएम टू कॉलरेज। क्या नाम था? पोएम टू कॉलरेज। एक वर्क लिखा था पोएम टू कॉलरेज, जो कि 18th 5 में इनका कंप्लीट हो गया था। कब? 1805 में ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इन्होंने इसको क्या किया था, पब्लिश नहीं किया। पब्लिश करने से इन्होंने इसे मना कर दिया था, और इन्होंने ये कहा कि ये जो पोएम टू कॉलरेज है, ये हम एक बहुत बड़ा वर्क लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा रेक्लूज, जिसका नाम क्या होगा, रेक्लूज होगा। और इस रेक्लूज का ये जो पोएम टू कॉलरेज है, ये प्रीफेस होगा। क्या होगा? रेक्लूज का यानी कि ये पोएम टू कॉलरेज क्या होगा, ये एक प्रीफेस होगा, यानी प्रोलॉग होगा, जिस कारण हम इसे अभी नहीं कर सकते, यानी कि पोएम टू कॉलरेज को हम अभी पब्लिश नहीं कर सकते, इसको बाद में करेंगे, रेक्लूज के साथ में करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होने वाला है, ये एक प्रीफेस होगा इसका, तो ये इसको उस समय पब्लिश नहीं करते हैं। जिसको कहा जाए तो यानी कि पोएम टू कॉलरेज वुड बी ए प्रोलॉग, जो कि एक प्रोलॉग होने वाला था, जो कि बाद में इन्होंने, इनकी वाइफ ने, मेरी हचिंसन ने ही इनको पब्लिश कराया था। फिर बात करें तो 1810 में क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज, यानी कि बर स्टैंड ओवर द लेटर्स ओपिनियन एडिक्शन, यानी कि फिर इसके बाद में 1813 ही वाज अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ऑफ स्टाम्प्स फॉर यानी कि वेस्टलैंड इज सिविल पोजीशन दैट पेज हिज ए सैलरी, और इसके बाद में वेस्ट मोरलैंड में एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिसमें स्टैम्प्स के रूप में इनके लिए सिविल पोजीशन रही थी, और जिसमें इनके लिए क्या किया था, एक सैलरी के रूप में मिलने लग गया, जो कि 400 पाउंड्स पर ईयर मिलता था। कितना? 400 पाउंड्स पर ईयर मिलता था। ही और यानी कि वह और उनकी फैमिली इंक्लूडिंग डोरोथी, और इसके डोरोथी के साथ में ये कहाँ गए, रिडल माउंट घूमने चले गए। कहाँ चले गए? रिडल माउंट घूमने चले गए। एम्ब्लेस्ड बिटवीन ग्रासमेयर एंड यानी कि रिडल वाटर यमंग डेल्समैन इन कम्बरलैंड, वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर, यानी कि जहाँ पर रिडल माउंट में इन्होंने क्या किया, लगभग अपने 50 साल बिताए, ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। यानी कि 1814 में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, पब्लिश द एक्सकर्जन, इन्होंने एक वर्क अपना पब्लिश किया था, यानी कि द एक्सकर्जन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द 3 पार्ट वर्क द रिक्लूज, यानी कि कहा जाए तो ये जो इनका एक वर्क लिख रहे थे, ये रिक्लूज जो लिख रहे थे, इस रिक्लूज का ही एक सेकंड पार्ट आया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था द एक्सकर्जन। क्या नाम रखा था? द एक्सकर्जन। ये द एक्सकर्जन जो था वो रिक्लूज का सेकंड पार्ट था, और कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने ना तो इसका रिक्लूज का पहला पार्ट लिखा और ना ही अंतिम पार्ट लिखा। उन्होंने कहा जरूर था कि ये 3 भागों में आएगी रिक्लूज, लेकिन इसका मात्र इन्होंने एक दूसरे नंबर का ही भाग लिखा, जो एक्सकर्जन के नाम से 1814 में आया था, और इसके लिए इन्होंने लगभग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। उन्होंने बोला था कि ये 3 पार्ट में आएगा। इन 29 डोरोथी वर्ड्सवर्थ कम्स डाउन विद ए सीरियस इलनेस दैट रिनेड हर एन invalid until her death in 1855. In 1834 his intimated friend Samuel Taylor Coleridge died, यानी कि जो डोरोथी थी वो 1829 में एक सीरियस बीमारी के कारण ये अपंग हो गई थी। 1829 में डोरोथी क्या हो गई थी, अपाहिज हो गई थी, अपंग हो गई थी, इस एक सीरियस कोई बीमारी के कारण। इसके बाद में लगभग ये अपने
डेथ तक, यानी कि इनकी डेथ जो हुई थी 1855 में हुई थी इन डोरोथी की, ये तब तक क्या रहे थे, अपाहिज यानी अपंग ही रही थी। और इसके बाद में इनकी डेथ हो गई कब, 1855 में, यानी कि 1829 में ये अपंग हो गई और 1855 में इनकी डेथ हो गई। और बात करें तो इनके जो फ्रेंड थे जिनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, इनकी तो डेथ लगभग ये 1834 में ही हो गई थी। यानी कि इनके फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, वो उनकी जो डेथ थी वो 1834 में ही हो गई थी। लेकिन वर्ड्सवर्थ साहब 1850 में गए, लेकिन इनकी जो बहन थी उनके बाद गई 1855 में गई थी। ठीक है, तो ये इनका यहाँ तक था। इनके बाद में बात करते हैं, इन 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री, यानी कि फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1839 में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक ऑनरेरी डिग्री मिली सामान्य, और 1843 में ये पोइट लॉरिएट बने थे इंग्लैंड के। और 23 अप्रैल 1850 में वो क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे प्लूरसी, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द, यानी कि लिंगिंग अराउंड द लंग्स, यानी ही वाज बरीड इन सेंट ऑसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेयर ए फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज डेथ। हिज विडो मैरी पब्लिश्ड हिज, यानी कि लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरिज। यानी कि जब 1850 में 23 अप्रैल 1850 में जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके कुछ ही महीनों के बाद में इनकी जो उसके बाद में इनकी जो वाइफ थी, जो विडो यानी कि वाइफ थी, उन्होंने क्या काम किया, इनका जो एक वो लेंदी जो वर्क था पोएम टू कॉलरिज, जिसके लिए द प्रील्यूड के नाम से जाना जाता था, यानी कि पोएम टू कॉलरिज जिसको जाना गया द प्रील्यूड, जो 1850 में इन्होंने क्या कर दिया, पब्लिश किया था। यानी कि वर्ड्सवर्थ साहब ने खुद अपने टाइम पीरियड में इसे पब्लिश नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इनकी जो वाइफ थी उन्होंने ही इसको पब्लिश किया, जो कि लगभग कंप्लीट तो जो ये 1805 में यानी 1805 में ही ये कंप्लीट हो गया था फ्रेंड। ठीक है, आगे कुछ और है देखते हैं। देखो, इनके जो फेमस वर्क थे वो इन्होंने लगभग अपनी आयु की समय की बात करें तो ये 1798 से 99 के बीच में इन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस वर्क लिखे थे। और जो प्रील्यूड था वो इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। ऑटोबायोग्राफिकल क्या थी, पोएम थी, जिसे इनका मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। यानी वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस जो है द प्रील्यूड को कंसीडर किया जाता है, जिसके लिए यानी कि पोएम टू कॉलरिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कहा जाता है कि जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं, कॉलरिज साहब हैं, वर्ड्सवर्थ हैं एंड कॉलरिज हैं और रॉबर्ट सदे हैं, ये तीनों लोग लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, यानी कौन कौन है आपके, वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं एंड सदे हैं, ये लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। फिर इनके बाद में इनकी कुछ फेमस बुक हैं, यानी कि सम फेमस बुक्स, लेक्चरर्स, एसेस ऑन वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये कुछ वर्क लिखे गए हैं जो विलियम हैजलिट ने, यानी विलियम हैजलिट ने लिखा है। एक वर्क है ये विलियम हैजलिट साहब का है, इन्होंने लिखा है लेक्चरर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स, यानी कि लेक्चर्स यानी कि ऑन द इंग्लिश पोइट, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट 1818 में आया था। और एक है अल्डस हॉक्सले, यानी अल्डस हॉक्सले ने लिखा है वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक, यानी कि वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेस, जो कि इनका 1929 में आया है। और इसके बाद जॉन स्टुअर्ट यानी कि मिल्स हैं, जिनका एक ऑटोबायोग्राफी है जो 1873 में आया था। और एक वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का जो मेमोरियल वर्सेस है, जो कि 1850 में आया। तो फ्रेंड, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी लाएंगे। इनके क्रिटिकल वगैरह जो लोगों ने इन पे क्रिटिकल कमेंट वगैरह किए हैं वो डिटेल में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और इनके बाद इनके वर्क भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह प्यार बनाए रहिए, और हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय।